स्कॉलरस्पेस विद अनुभव में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके क्या क्या एलिमेंट्स है, नाइन्थ शेड्यूल एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कौन कौन देश डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को मानते हैं। चलिए शो करके है। क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? संविधान के डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इंडियन जुडिशरी द्वारा स्थापित उस सिद्धांत से है जिसमें संविधान के कुछ कोर प्रिंसिपल्स और फीचर्स अपरिवर्तनीय इनवायलेबल माने जाते हैं और पार्लियामेंट द्वारा अमेंड या ऑल्टर नहीं किए जा सकते। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार कोई भी अमेंडमेंट जो इन बेसिक फीचर्स को ऑल्टर या अबॉलिश करने का प्रयास करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड माना जाता है। इस प्रकार यह डॉक्ट्रिन संविधान में किसी भी आर्बिट्ररी या रैडिकल चेंजेस के खिलाफ सेफगार्ड के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संविधान की स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति एडहेरेंस बनी रहे। टाइमलाइन फॉर एवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। शंकरी प्रसाद केस 1951। कॉन्टेक्स्ट 1951 में इंडिया की पार्लियामेंट ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉपर्टी राइट्स को कर्टेल करना, स्पेशली जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए जरूरी थे। लेकिन इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। पेटिशनर्स का आर्गुमेंट था कि ये अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अगेंस्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। पेटिशनर्स का कहना था कि ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड यूज किया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स शामिल नहीं है। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट करने के लिए आर्टिकल 13 का उसे नहीं किया जा सकता। सज्जन सिंह केस 1965। कॉन्टेक्स्ट 1965 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भी प्रॉपर्टी राइट्स को एड्रेस करना था, सिमिलर टू द फर्स्ट अमेंडमेंट। पेटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ये अमेंडमेंट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 13 के अगेंस्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक सिग्निफिकेंट डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस के डिसीजन को अपहोल्ड किया। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट ने ये रिअफर्म किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 13 के अंडर जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट नहीं है। मतलब पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का पूरा अधिकार है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस 1967। कॉन्टेक्स्ट 1967 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को FIR से चैलेंज किया गया था। इस बार का मेन फोकस था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं। पेटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 13 के अगेंस्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड यूज किया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी शामिल है। मतलब पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिवली लिमिट कर दिया गया। ये रूलिंग काफी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इसने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट अब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती विदाउट फेसिंग जुडिशियल रिव्यू। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। गोलकनाथ रूलिंग के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने यह अमेंडमेंट पास किया। प्रोविजंस। आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया ताकि यह एक्सप्लिसिटली स्टेट करे कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का अधिकार है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। यह क्लैरिफाई किया गया कि आर्टिकल 368 के तहत किए गए अमेंडमेंट्स आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं माने जाएंगे। केशवानंदा भारती केस 1973। कॉन्टेक्स्ट स्वामी केशवानंदा भारती ने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज किया, आर्ग्यूइंग कि यह उनके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वाइड पावर्स हैं, लेकिन वह इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता।
कोर्ट ने कुछ फीचर्स जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया। इस रूलिंग ने पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व करने की आवश्यकता के साथ बैलेंस किया। पोस्ट केसवानंदा डेवलपमेंट्स। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन करते हुए 39th अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से परे रखने का प्रयास किया गया था। मिनर्वा मिल्स केस 1980। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीइंफोर्स किया, 42 ND अमेंडमेंट के उन पार्ट्स को स्ट्राइक डाउन करते हुए जो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर देते थे। वामन राव केस 1981। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि केसवानंदा भारती केस से पहले किए गए अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के सब्जेक्ट नहीं होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन तब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉर्नरस्टोन रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन कोर प्रिंसिपल्स रैडिकल चेंजेस से प्रोटेक्टेड रहे। एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये क्लैरिफाई किया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो चलिए अन एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। 1. प्रियम्बल। 2. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 3. फंडामेंटल राइट्स। 4. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 5. पार्लियामेंट्री सिस्टम। 6. फेडरल स्ट्रक्चर। 7. सेपरेशन ऑफ पावर्स। 8. जुडिशियल रिव्यू। 9. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 10. रूल ऑफ लॉ। 9. स्केड्यूल एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th स्केड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था वाया द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट, एक्ट 1951। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कुछ स्पेसिफिक लॉज को जुडिशियल रिव्यू से शील्ड करना, ताकि उन्हें फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशंस के आधार पर चैलेंज ना किया जा सके। जब ये अमेंडमेंट पास किया गया था, उस समय मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ लॉज बनाए जो प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट करते थे, और इन लॉज को चैलेंज होने से बचाने के लिए 9th स्केड्यूल का इंट्रोडक्शन किया गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्शियल बना रहा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस और पावर को अंडरमाइन करता है। इस इश्यू को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केसवानंदा भारती केस में 1973 में कहा कि पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। मुख्य कानूनी प्रावधान। 9th स्केड्यूल का फाउंडेशन आर्टिकल 31B प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 31B इंश्योर करता है कि 9th स्केड्यूल में लिस्टेड लॉज को कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर। आर्टिकल 31 स्पेसिफिकली अन लॉज को प्रोटेक्ट करता है जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन लैंड ओनरशिप। आर्टिकल 31 इंश्योर करता है कि जो लॉज अग्रेरियन रिफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, उन्हें भी जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके। ये आर्टिकल लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडियरीज के अबोलिशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। The 9th schedule offers both retrospective and prospective protection for laws, shielding them from legal challenges dating back to their inclusion and into the future, भविष्य में। विशेषताएं और लागूता। 9वीं कार्यसूची के कानूनों को प्राथमिकता से और भविष्य में संरक्षित किया गया है, जिससे इन्हें उनकी समावेशन की तारीख से प्राथमिकता और भविष्य में न्यायिक आपत्तियों से बचाया जा सकता है। जुडिशियल इंटरवेंशंस। 1. केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती केस 1973 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन करने की शक्ति है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वे यह बेसिक स्ट्रक्चर या एसेंशियल फीचर्स को बदल नहीं सकते। अगर कोई संशोधन इन मौलिक विशेषताओं को उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायिक समीक्षा के अधीन स्थापित किया जा सकता है और इसे असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। यह फैसला संविधान के मौलिक सिद्धांतों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। 2.
वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग लाया। अदालत ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती के फैसले की तारीख से पहले के संविधान संशोधन कानून वैध और संवैधानिक हैं, लेकिन इस तारीख के बाद के संशोधनों को संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह दोहराने वाला सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट तारीख के बाद के संशोधनों की संविधानीय सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, जिससे पूर्वावलोकन के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा और भविष्य के कानूनी व्याख्यानों में सुधार हो सकता है। 3. आया कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। केस बैकग्राउंड। आया कोएल्हो केस 2007 उठा जब कुछ कानूनों को भारतीय संविधान की 9वीं कार्यसूची में शामिल किया गया था, जिन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई थी। इन कानूनों को आर्टिकल 31B के तहत 9वीं कार्यसूची में डालने से न्यायिक समीक्षा से बचाया गया था, जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनों को अमान्य करने से रोकता है। उठाए गए मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या केशवानंदा भारती के फैसले के बाद 24 अप्रैल 1973 9वीं कार्यसूची में शामिल किए गए कानूनों को यदि वे मौलिक अधिकारों और संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ न्यायिक समीक्षा से क्या अछूते हो सकते हैं। इससे संविधान की मौलिक संरचना के लिए न्यायिक समीक्षा की व्याप्ति के बारे में प्रश्न उठे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में इंक्लूड करने से, जो 24 अप्रैल 1973 के बाद डाला गया हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उससे जुडिशियल रिव्यू का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि 9th शेड्यूल में लॉज को इंक्लूड करने से उन्हें जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट हार्म पहुंचते हैं। Global applications of the doctrine of basic structure. बांग्लादेश। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने अनवर हुसैन चौधरी वर्सेस बांग्लादेश 1989 जैसे मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को मान्यता दी है, जहां उन्होंने दावा किया कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को संसदीय संशोधन के प्रति असमर्थ है। पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का संदर्भ दिया है, विशेष रूप से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2015 में, जहां संविधान के मौलिक संरचना को उल्लंघन करने वाले संशोधन को रद्द किया गया था। जर्मनी। जर्मनी के बेसिक लॉ ग्रंडगेसेट्स में आर्टिकल 79(3) शामिल है, जो कि राज्य संरचना, मानवता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे मौलिक सिद्धांतों को संशोधन के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकता है। ये प्रावधान उनकी संवैधानिक मूलभूतताओं की सुरक्षा को प्रकाशित करता है। मलेशिया। मलेशिया में न्यायिक प्रणाली ने सेमिनिये जया SDN-BHD वर्सेस पेंथेल्बर तनाडेरा हुलू लंगट 2017 जैसे मामलों में मौलिक संरचना डॉक्ट्रिन का उपयोग किया, भले ही इसका अनुप्रयोग विवादग्रस्त है। युगांडा। युगांडा में संवैधानिक कोर्ट ने मीन मबिरजी वर्सेस अटॉर्नी जनरल 2018 जैसे मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के विचार को विस्तार से विचारा किया है, जिसे या उनके न्यायिक प्रणाली के अंदर विकसित हो रहा है संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया स्कॉलर स्पेस विद अनुभव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है, तो उन्हें